आइए दोस्तों। तो आज हम अपना सिक्स सिग्मा का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है वॉइस ऑफ कस्टमर। आपका कस्टमर क्या कहना चाह रहा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस आज हैं, भविष्य में होने वाले हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में वो क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, और आपसे क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है। ये सब कुछ अगर आप पता करना चाहते हैं तो इसका केवल एक ही टूल है, वॉइस ऑफ कस्टमर। आपको आपके कस्टमर की आवाज़ सुननी है। आप ये कभी भी नहीं कर सकते हर एक कस्टमर साथ में सामने बैठे और उससे उसकी सारी बातें सुनते जाएं, पूछते जाएं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही कॉस्ट कॉस्ट इनकर्ड वाला टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, और ये आपके लिए इम्पॉसिबल है जब आप एक टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। तो क्या किया जाए? बहुत बढ़िया है, आप वॉइस ऑफ कस्टमर्स के टूल्स कुछ रखिए जिससे आपको आपके कस्टमर्स क्या फीडबैक आपको दे रहे हैं, क्या टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस में उनके चेंजेस आ रहे हैं, आप तक वो पहुंच सके। तो ये किस तरह से आप कर सकते हैं हम अपने आने वाली स्लाइड्स में अब समझेंगे। देखिए, वॉइस ऑफ कस्टमर जब भी आपको करनी हो, या वीओसी जिसे हम सिक्स सिग्मा के उसमें टर्मिनोलॉजी में कई बार शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये किसी भी तरह के जो भी क्वालिटी प्रोग्राम्स हैं ये उनका बेसिस होता है। आपका जब भी वॉइस ऑफ कस्टमर होगा तो ये इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखकर किया जाएगा। गोल ऑफ क्वालिटी इज़ टू मेक बेटर मोर कंसिस्टेंट प्रोडक्ट। देखिए, आपके प्रोडक्ट के अंदर जितनी कंसिस्टेंसी होगी, कस्टमर आपका उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर वॉइस ऑफ कस्टमर करें। वन ऑफ द वे यू नो यू आर रिच्ड दिस गोल इज़ दैट योर कस्टमर विल बी मोर कंसिस्टेंट सेटिस्फाइड। आपके कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, इसको अगर आपको चेक करना है तो वॉइस ऑफ कस्टमर्स के जो टूल्स और मेथड्स हैं ये आपकी मदद करेगी। द ओनली वे टू रिच दिस गोल इज टू सीक फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, मेकिंग वॉइस ऑफ कस्टमर डाटा क्रिटिकल टू कलेक्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। देखिए, वॉइस ऑफ कस्टमर के जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स आप करेंगे, वैसे तो ये आपकी रेगुलर एक्टिविटी है। अगर आप कुछ स्पेशल अगर कर रहे हैं, या कुछ आप अगर अपनी प्रोसेस के अंदर चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे आप हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा फोकस वे में करें। इसके लिए आपकी प्रोसेस, जो करेक्शन की प्रोसेस है, इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस जब शुरू होगी, तो उसके पहले और उसके बाद में दोनों समय आपको वॉइस ऑफ कस्टमर करना है, ताकि आपको पता चल सके कि ये आपने जो भी चेंजेस अपनी प्रोसेस के अंदर लाया है उससे आपके कस्टमर को क्या बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल में कुछ चेंज आया है या नहीं आया है। देखिए, किस किस तरह के ये वॉइस ऑफ कस्टमर्स हो सकते हैं, तो इसको अगर मैं बहुत ही समराइज वे में कहूँ तो या तो आप सर्वे कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू, चैट के थ्रू, या कॉल डाटा के थ्रू कर सकते हैं। नेट प्रमोटर स्कोर आप चेक कर सकते हैं अपने कस्टमर का, कस्टमर रिव्यू कर सकते हैं, ब्लॉग्स या फोरम्स को रिव्यू कर सकते हैं, सोशल मीडिया को आप चेक कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर आपके कस्टमर्स क्या कह रहे हैं। उसी के साथ में फोकस ग्रुप इंटरव्यू भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं वॉइस ऑफ कस्टमर करने की। अब ये मेथड्स किस तरह से होती हैं और किस तरह से आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस हैं, उसे हम अपने आने वाले स्लाइड्स में हम समझेंगे। अब आप देखिए, जब भी आप वॉइस ऑफ कस्टमर की आप कैंपेन लॉन्च करेंगे, है ना, तो इसमें दो तरह के आप फीडबैक अपने कस्टमरों से ले सकते हैं। एक होता है जनरल फीडबैक। जनरल फीडबैक के अंदर आप लोगों से सर्वे करते हैं, उससे उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, है ना, या फिर आप फीडबैक उनसे कंटिन्यूस फीडबैक लेते रहते हैं जो जनरल फॉर्मेट पे होता है। बट अगर आप कोई नए तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें आपको स्पेशल तरह के फीडबैक्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं बीटा टेस्टिंग। देखिए, आपके लिए जो ये वॉइस ऑफ कस्टमर्स जो है, ये आपके लिए स्मोक अलार्म की तरह काम करेगा। जब कहीं पर आग लगने वाली होगी या कहीं भी आपकी प्रोसेस अगर डिफ़ॉल्ट कर रही होगी, तो ये सब कुछ आपको आपकी वॉइस ऑफ कस्टमर्स में दिखने लग जाएगा, महसूस होने लग जाएगा। तो ये बिल्कुल ये एक तरह से आपका स्मोक अलार्म है। जैसे घरों में हमारे यहाँ लगा रहता है स्मोक अलार्म, कि कहीं अगर आग लगती है, थोड़ा सा भी धुआं होता है, तुरंत इंडिकेशन शुरू हो जाता है, अलार्म बजना शुरू हो जाता है, उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो स्मोक अलार्म है उसे लगा के रखें, अपने वॉइस ऑफ कस्टमर्स को हमेशा एक्टिवेट रखें। आइए हम देखते हैं वॉइस ऑफ कस्टमर्स हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये एक
ग्रॉसरी शॉप है, हमने उसका एक एग्जांपल लिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट की ग्रॉसरी शॉप है, उसने अपना जो फीडबैक फॉर्म है वो किस तरह से बनाया हुआ है। सबसे पहले वो डेट, टाइम और एंट्री कोड मांगते हैं अपने कस्टमर का, ताकि ये पता चल सके कि ये जो फीडबैक आया है ये पर्टिकुलर किस दिन का है, किस प्लांट का है या किस शॉप का है, और एग्जैक्ट किस एम्प्लॉयज से एसोसिएटेड है। इसकी जब वो ये दो तीन चीज़ें मांग लेते हैं तो उनको समझ में आ जाता है या उनके पास में रिकॉर्ड होता है कि ये किस जगह के बारे में बात हो रही है। उसके बाद में वो तीन चार चीज़ें अपने फीडबैक फॉर्म में रखते हैं, जैसे कि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन विद द स्टोर, वो जो पर्टिकुलर स्टोर है जिसके ऊपर उनका कस्टमर आया हुआ है उसको लेकर क्या फीडबैक है वो पता करते हैं। साथ ही साथ में कस्टमर जो है वो जो प्लांट है या ऑफिस है या शॉप है उसके एम्प्लॉयज से कितना खुश है, क्लीनलीनेस, वीकली स्पेशल्स अगर कुछ है तो उनके बारे में जानकारी ली जाती है। क्वालिटी ऑफ ब्रांड की क्वालिटी के बारे में फीडबैक लिया जाता है। प्राइसिंग, सर्विसेज, आइटम अवेलेबल था या नहीं था जो वो चाह रहे थे, ईज़ ऑफ मूवमेंट, चेकआउट टाइम्स, ये सारी चीज़ों को लेकर फीडबैक लिया जाता है। साथ ही साथ में ये भी चेक किया जाता है, जैसे हम नेट प्रोमोटर स्कोर की तरह भी ले सकते हैं, कि आने वाले 30 दिनों में किसी भी दूसरे व्यक्ति को आप या जो कस्टमर है ये रिकमेंड, जो करंट स्टोर है उसे रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा। तो ये एक जनरल फीडबैक फॉर्म किस तरह से बनाया जा सकता है उसका एक छोटा सा सैंपल है। अब देखिए, वॉइस ऑफ कस्टमर की जब भी आप कैंपेन बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं उसका हमने कुछ सैंपल लिया हुआ है। जैसे एक है फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि आपको एक कागज़ के ऊपर सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछने हैं, है ना, जिसे आप लिकर्ट स्केल की मदद से भी बना सकते हैं। लिकर्ट स्केल में जनरली आपने देखा होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 1 से लेकर 10 तक की रैंकिंग की डिमांड करते हैं। 1 मतलब सबसे पुअर और 10 मतलब बेस्ट, है ना। तो ये एक फीडबैक फॉर्म बनाया जा सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है कि इसका जो टूल की कॉस्ट है ये सबसे कम होती है। आपको केवल फोटोकॉपी का खर्च ही आता है, तो इसे क्रिएट करना बहुत आसान है। बट देखिए, अभी इसके बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। गैदरिंग अ लॉट ऑफ डाटा फ्रॉम मेनी सोर्सेज, आप बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से फीडबैक फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि प्रिंट कराने का खर्चा नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े स्टेशनरी आप में प्रिंट करवाइए और आपका काम शुरू हो जाएगा। लाइट है नहीं है, आपका नेटवर्क है नहीं है, इससे कोई चीज़ फ़र्क नहीं, किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। कैन बी जनरेटेड टूवर्ड न्यूमेरिक डाटा फॉर ईजियर एनालिसिस, आप न्यूमेरिक डाटा को आसानी से जनरेट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि कई बार कस्टमर्स, अगर बड़ा आपका फीडबैक फॉर्म है तो कस्टमर्स उस फीडबैक फॉर्म को भरना प्रेफर नहीं करते हैं, या अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अगर आपने ज़्यादा प्रेशर किया तो हो सकता है कि वो कस्टमर से फीडबैक फॉर्म ना भरवा के खुद ही भरने लग जाएं, क्योंकि ये जनरली एक क्लेरिकल तरह का काम माना जाता है। तो इसलिए फीडबैक फॉर्म का जो फिलिंग है ये थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम देता है। उसका एक डिसएडवांटेज यही है कि लोग कई बार फीडबैक फॉर्म भरते ही नहीं है, या अगर आपने एम्प्लॉयज़ को दिया तो वो लोग आपको सही इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचने दें। तो ये एक मिक्स मैच है कि आपको किस तरह की आपका ऑर्गेनाइजेशन है, क्या सिचुएशन है, और आप किस तरह के फीडबैक फॉर्म को या किस तरह से वॉइस ऑफ कस्टमर को आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कौन सा टूल यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनके लिए आप टेलीफोन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कॉस्टिंग की मामले में बात करें तो एज़ कम्पेयर टू आपका जो ये फीडबैक फॉर्म है इसकी टेलीफोनिक सर्वे की जो कॉस्टिंग है वो हाई रहेगी। बट ऑब्वियसली बात है, हर कॉल की कॉस्टिंग रहती है। हम अगर आज के समय में मोबाइल चूँकि आ चुके हैं तो कॉस्टिंग कम हो गई है, बट फिर भी एक एम्प्लॉय को आपको अगर इंगेज करके रखना है तो उसकी भी एक कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसलिए कॉस्टिंग इसकी हमेशा हाई रहती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें रेंडमाइजेशन कर सकते हैं। आप अधिकतर कस्टमर्स के साथ में स्पेसिफिक तरह के जो फीडबैक्स हैं, अगर आप आपने जो फीडबैक फॉर्म के अंदर जो क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हुए उसके अलावा भी कुछ फीडबैक अगर देना चाहता है तो वो भी आप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कई बार सारे एरियाज़ को कवर करना मुश्किल हो जाता है फॉर्म के अंदर।
तो आप जब कस्टमर से बात करेंगे तो हो सकता है कस्टमर आपको कुछ 2-3 नए पॉइंट्स दे दे। बट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, चूँकि एक टीम मेंबर को आपको एम्प्लॉय करके रखना पड़ता है, तो उसके कारण कॉस्ट बढ़ती है। और कस्टमर्स को आप बहुत ज़्यादा अगर कॉल करेंगे तो हो सकता है कि कस्टमर फीडबैक ना दे या अगली बार आप तक पहुंचना अवॉइड करें। तो ये इसका एक लॉसेस है, डिसएडवांटेज है। देखिए एक और अच्छा तरीका हो सकता है कि आप ईमेल कैंपेन करें। इसमें अगर हम कॉस्ट वाइज बात करें तो ईमेल कैंपेनिंग की जो कॉस्ट है ये एक मीडियम कॉस्ट होती है, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट भी नहीं होती है और उतना सस्ता भी नहीं होता जितना कि फीडबैक फॉर्म होता है। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा तो ये है कि आप इसे कितने भी लोगों को भेज सकते हैं, और इसका दूसरे जो दूसरे हम कंपैरिजन देखे थे उसके मुकाबले सस्ता रहता है। बट इसका सबसे बड़ा लॉस क्या होता है कि आप जब ईमेल के थ्रू अगर सर्वे करने की कोशिश करते हैं और अपने किसी कस्टमर को भेजते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कस्टमर है वो आपको हमेशा फीडबैक फॉर्म फिल करके भेज ही दे। अगर आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है तो कई बार लोग इसे ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म्स को अवॉइड करते हैं। आपने खुद ने भी कई बार देखा होगा कि अगर आपके पास में कोई सर्वे का फॉर्म आया है तो आप उसे फिल नहीं करते हैं पूरी तरह से। तो ये एक इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं या इस तरह की वॉइस ऑफ कस्टमर कैंपेन है जिसमें आप ईमेल का यूज़ करते हैं, उसका एक डिसएडवांटेज होता है। एक तरीका और हो सकता है कि कस्टमर आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या कहना चाह रहा है उसका, कि आप अपने सोशल मीडिया का यूज़ करें। जब सोशल मीडिया चूँकि एक फ्री टूल है तो इसकी हम कॉस्टिंग तो कुछ रहती नहीं है, बट सोशल मीडिया के ऊपर आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके जो यूज़र्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट को लेके क्या ओपिनियन रख रहे हैं, वो किस तरह के थॉट्स शेयर कर रहे हैं, इसकी अगर आप ये सुनना शुरू करेंगे, अगर आप पहचानना शुरू करेंगे तो आप वॉइस ऑफ कस्टमर्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। लो कॉस्टिंग टूल है सोशल मीडिया, बट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि चूंकि आपके सोशल मीडिया पेज के ऊपर वो लोग सबसे पहले आएंगे जो या सबसे ज़्यादा उन लोगों की संख्या रहेगी जो ऑलरेडी आपसे इन्फ्लुएंस है, या हो सकता है कि आपके किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं वो, तो हो सकता है कि वो आपको सही प्रोडक्ट रिव्यू ना दे, या कई बार वो लोग बायस तरह का रिव्यू देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको सोशल मीडिया को कितना यूज़ करना है और कितना एफिशिएंटली आप यूज़ कर सकते हैं ताकि एक सही आवाज़ कस्टमर्स की आपकी जो फीडबैक है वो आप तक पहुंच सके। फोकस ग्रुप, आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ लोगों का एक फोकस ग्रुप बनाएं और उस फोकस ग्रुप के ऊपर काम करें, उनसे ही पर्टिकुलर फीडबैक लें। देखिए फोकस ग्रुप की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो कॉस्टिंग इसकी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, क्योंकि आपको कुछ लोगों के ऊपर ही काम करना है, हो सकता है जहाँ पे आप मौजूद हैं उससे कहीं आपको दूर जाके काम करना पड़े, तो इसकी कॉस्टिंग हमेशा हाई रहेगी, क्योंकि इसमें फोकस ग्रुप की भी कॉस्ट ऐड हो सकती है। फोकस ग्रुप के कॉस्टिंग की ऐड होने के अलावा उसमें टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनकी भी कॉस्टिंग हो सकती है। अगर मैं इसकी बेनिफिट्स की बात करूँ तो लेट्स मॉडरेट, सीक मोर, इन डेप्थ आंसर और फीडबैक इमीडिएटली। देखिए आप चूंकि फोकस ग्रुप के साथ में काम कर रहे हैं तो आप उससे प्रॉबिंग, जो भी उनका फीडबैक है उसमें प्रॉबिंग कर सकते हैं, इन डेप्थ आप ओपिनियन ले सकते हैं, है ना। तो अगर आप देखें तो कस्टमर्स के साथ में दो तरह से डील कर सकते हैं, विड्थ के साथ में और डेप्थ के साथ में। अगर आपको इन डेप्थ अगर जाना है तो फोकस ग्रुप के ऊपर सॉरी आप काम करेंगे। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, आपने जो भी पुल लिया है वो एक लिमिटेड पुल है, आप उसी लिमिटेड पुल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये एक इशू हो सकता है। दूसरी चीज़ आपको हो सकता है ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़े, ठीक है। और कई बार ये होता है कि जो फोकस ग्रुप रहता है वो जब आपका रिप्रेजेंटेटिव के सामने जब होता है तो हो सकता है कि वो नेगेटिव जो चीज़ें उसको लग रही हैं उसके बारे में भी ऑनेस्ट फीडबैक ना दे, क्योंकि कई बार लोग फेस टू फेस में जब उनकी फेस टू फेस मुलाकात होती है तो वो ऑनेस्ट फीडबैक देने से बचते हैं। तो ये एक लॉसेस हो सकता है या एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इसलिए हमेशा
इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको फोकस ग्रुप कब करना है। देखिए, फोकस ग्रुप को अगर आपको करने में, फिजिकली करने में समस्या आ रही है, तकलीफ हो रही है, तो आप फोकस ग्रुप का जो इंटरव्यू है उसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन है चूँकि, तो बट ऑब्वियस सी बात है इसकी कॉस्टिंग लो रहेगी, बट इसमें भी जो डिसएडवांटेज है ये उसी तरह के रहेंगे कि ये पूरी की पूरी एक इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट हो सकता है ना कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि वो मुंह के ऊपर अच्छी बातें करें, बट आपके प्रोडक्ट की हकीकत कुछ और हो। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इसमें कितना यूज़ करना है ऑनलाइन ग्रुप को। चूँकि आप ऑनलाइन है तो आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम रिसोर्सेज में भी आपका काम हो जाएगा। पर साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जिनको आप फोकस ग्रुप की स्टडी के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, उनके पास भी नेटवर्क के मतलब कंप्यूटर रिलेटेड रिसोर्सेस हों। यूज़र और बीटा टेस्टिंग, अगर हमने बीटा टेस्टिंग के बारे में अपने इनिशियल जब हमने सेशन ओपन किया था तभी डिस्कस किया था कि बीटा टेस्टिंग मतलब आपको प्रोडक्ट आप कुछ एक सैम्पल या प्रोटोटाइप बनाते हैं और उसे अपने कस्टमर को देते हैं। तो इसकी अगर हम कॉस्टिंग वाइज बात करें तो इसकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है, ठीक है। और कस्टमर्स आपको प्रॉपर फीडबैक देते हैं। आप कई बार देख सकते हैं कि कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो वॉलेंट्रियली नए प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना चाहते हैं और उसका जो फीडबैक है वो देना चाहते हैं, बट ये इसमें सबसे बड़ा लॉस यही है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस, इसमें रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बीटा टेस्टिंग कब करनी है कब नहीं करनी, क्योंकि एक कॉस्टली अफेयर है। आप जब भी अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप वैसे बीटा टेस्टिंग करते हैं तो आपको सबसे अच्छा फ़ायदा तो यही हो जाएगा कि उनका जो फीडबैक है, फीडबैक के हिसाब से आप प्रोडक्ट के अंदर ईजिली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और एक प्रॉपर प्रोडक्ट अपना मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, ये सॉफ्टवेयर के केस में काफ़ी किया जाता है कि एक उसका इनिशियल फर्स्ट रिलीज़ किया जाता है जिसे हम बीटा वर्जन कहते हैं। बीटा वर्जन के साथ में जब फीडबैक आते हैं उसे उन्हीं को ध्यान में रख के उसे प्रॉपरली इम्प्रूव करके और फिर मार्केट के अंदर रिलीज़ किया जाता है। अभी तक हमने बहुत सारे तरीके देख लिए हैं, समझ लिए हैं कि आप किस किस तरह से कस्टमर्स की आवाज़ सुन सकते हैं, और जब आपको एक कस्टमर्स की आवाज़ सुननी होगी तो बहुत सारे तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस बनाने का एक तरीका है लीकर्ट स्केल। देखिए, लीकर्ट स्केल में हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चंस को 5 से लेके 10 तक में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन बनाया कि क्या आपको अगर आप कोई फूड या बेवरेज कंपनी है, आपने बनाया क्वेश्चन कि क्या आपको प्रोडक्ट का टेस्ट पसंद है। इसको लेके आप एग्रीमेंट टू डिसएग्रीमेंट के लिए क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो जब आप इस तरह से पॉइंट्स को आप डिवाइड करते हैं तो कस्टमर्स को मार्किंग करना आसान हो जाता है, जो फील कर रहे हैं उसे बताना थोड़ा सा इजी हो जाता है। हमने यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिया हुआ है। एकेडमिक डिटेल्ड इज ए यूजफुल फॉर्म फॉर एजुकेशन दैट अलाइन प्रोवाइड्स प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। आप किस तरह से इसको बना सकते हैं? स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। तो आप इस तरह से पूरी एक स्केल डिज़ाइन कर सकते हैं अपने टीम के लिए। अगर आप चाहें तो 1 से लेके 10 तक को भी बना सकते हैं। तो ये एक लीकर्ट स्केल का एक फॉर्मेट होता है जिसका आप यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हैं अपने, हाँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वॉइस ऑफ कस्टमर्स आप किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी मेथड्स हो सकती हैं, इसमें ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप किसी तरह कोई क्वेरीज रखते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इसे पिन कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।